हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुको। वैसे तो मैं किस्से, कहानियाँ और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास लेकर आई हूँ, देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 15। मूर्ति और कार्तिकेय हॉल में बैठकर केस की तैयारी करने लग गए थे। राधा अम्मा और लक्ष्मी एनजीओ जाने के लिए निकलते हैं। एनजीओ पहुंचकर राधा अम्मा लक्ष्मी को अंदर एनजीओ घुमाने लगी। एनजीओ में बहुत सी छोटी छोटी बच्चियाँ, जवान लड़कियाँ और कुछ बूढ़ी औरतें भी थीं। कुछ औरतों के चेहरे तो जले हुए थे, उन्हें ससुराल वालों ने जलाया था। ऐसे चेहरे देखकर लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। लक्ष्मी बेटा, यहाँ पर वो औरतें, बच्चियाँ, युवतियाँ रहती हैं जो समाज की सताई हुई विधवा या फिर जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया हो, या किसी भी तरह से तकलीफ़ में हो, या फिर बलात्कार का शिकार हुई हो। इन सभी की कहानी भी कुछ हद तक तुम्हारी तरह ही है। एनजीओ में सभी औरतों को कुछ न कुछ काम दिए गए थे। वहाँ वे छोटे छोटे गृह उद्योग चलाती थी। कोई मोमबत्तियाँ बना रही थी, तो कोई टोकरियाँ बना रही थी, तो कोई खाने के व्यंजन बना रही थी। और इनके बनाए हुए सामान लोकल मार्केट में कम दामों में बेचते थे और इन्हीं पैसों से इनका एनजीओ चलता था। बहुत सी औरतें टिफ़िन सर्विस का काम भी करती थी, खाना बनाकर ऑफिसों में भेजा करती थी। कुछ बड़े बड़े लोग भी इस एनजीओ से जुड़े हुए थे। इस वजह से भी इस एनजीओ को काफ़ी मदद मिल जाती थी। एक जगह पर टोकरियाँ बनाते देख लक्ष्मी को अपनी गांव की याद आ गई। राधा माँ, क्या मैं उन औरतों के साथ बैठ सकती हूँ कुछ देर टोकरियाँ बनाने के लिए? लक्ष्मी ने पूछा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ, ज़रूर जाओ। उस औरतों के समूह में बैठकर लक्ष्मी को अपने पुराने दिन याद आ गए। लक्ष्मी का मन थोड़ा हल्का हो गया। उन औरतों से अपनी गांव की भाषा में बात करने लग गई। कुछ ही देर में लक्ष्मी इतनी खुश हो गई। कुछ देर बाद उन लोगों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। लक्ष्मी भी उसी का हिस्सा थी। राधा अम्मा को यह नज़ारा देखकर बड़ी खुशी हुई। लक्ष्मी अपने आप को इस समूह का हिस्सा बनाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। राधा अम्मा ने लक्ष्मी को वहीं पर बैठने दिया। उन्होंने अंदर के दूसरे काम भी निपटाए और दोनों ही शाम ढलते ही घर आने के लिए निकली। घर के दरवाजे पर आते ही दोनों को घर के अंदर से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी। कुछ अच्छा बना है लगता है आज लक्ष्मी, देखते हैं इन दोनों ने आज कैसा खाना बनाया है। राधा अम्मा मुस्कुराते हुए बोली। अभी राधा अम्मा ने दरवाजे की घंटी बजाई ही थी कि उससे पहले ही मूर्ति ने अपने फिल्मी स्टाइल में दरवाज़ा खोल दिया। आप लोगों का स्वागत है मोहतरमाओं, हमारे इस घर में आप दोनों के लिए डिनर रेडी है। चलकर अपना आसन ग्रहण कीजिए और हमारी प्यारी अम्मा और लक्ष्मी जी। बस कर नौटंकीबाज, राधा अम्मा ने मूर्ति के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा। देखते हैं आज तुम दोनों ने मिलकर कैसा खाना पकाया है। क्यों लक्ष्मी, चलो तो आज ये लोग परीक्षा में सफल हुए या नहीं हम तय करेंगे। लक्ष्मी ने सिर्फ हंसकर मौन स्वीकृति दे दी। सभी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। कार्तिकेय, मूर्ति, तुम दोनों ने खाना तो वाकई बहुत बढ़िया बनाया है। जवाब नहीं तुम दोनों का बच्चों। अब आज से मेरी किचन से छुट्टी, तुम दोनों ही मिलकर खाना बनाओगे। क्यों लक्ष्मी, क्या कहती हो तुम? जी राधा अम्मा, जैसा आप कहे, लक्ष्मी हल्के से बोली। और चारों हंसने लगे और चारों ने खाने का भरपूर आनंद उठाया। सारे काम निपटाने के बाद लक्ष्मी और राधा अम्मा एक कमरे में सो गए और कार्तिकेय अपने कमरे में चला गया। वहीं मूर्ति भी अपने कमरे में सो गया। तभी आधी रात को दरवाजे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाती है। ये सुनकर घर के सारे लोग जग जाते हैं। मूर्ति और कार्तिकेय भी साथ आ जाते हैं। वहीं लक्ष्मी, राधा अम्मा भी आते हैं। कमरे से सबसे पहले मूर्ति आगे जाकर खिड़की पर लगे पर्दे के झरोखे से झांक कर देखता है। बाहर का नज़ारा देखते ही तुरंत पीछे मुड़कर कार्तिकेय की तरफ मूर्ति इशारा करता है। इशारे में वो सबसे कह रहा था, सब लोग जाओ, अपने अपने कमरे में छुप जाओ। कार्तिकेय उसी क्षण समझ जाता है इशारे से और वो लक्ष्मी को लेकर घर में सबसे ऊपर बने स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। राधा अम्मा भी डर जाती हैं। कार्तिकेय और लक्ष्मी जाने की तसल्ली होने के बाद मूर्ति दरवाज़ा खोलता है। तब तक दरवाजे की घंटी बजती ही रहती है।
दरवाज़ा खोलते ही 6-7 पहलवान बहुत सारे औजारों के साथ वहाँ खड़े दिखते हैं। दिखने में बड़े ही खूंखार लग रहे थे वे। मूर्ति को एक क्षण के लिए तो डर आ गया था। वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो पहलवान सीधे अंदर घुसते चले आए। उन्होंने मूर्ति को ज़ोर से धक्का दिया। चल निकल यहाँ से। कहाँ छुपा रखा है कार्तिकेय उस भगोड़ी देवदासी को? चल बता, जल्दी जल्दी से बता, वरना यही तेरे टुकड़े कर डालूंगा। मूर्ति थोड़ा घबरा गया और बोला, तुम ऐसे किसी के भी घर में इस तरह से घुस नहीं सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। अरे ये धमकी किसी और को देना। चल निकल, कहाँ छुपा रखा है उन दोनों को? और यह कहते कहते सारे पहलवान पूरे घर में फैल गए। तब तक राधा अम्मा सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम को बाहर से ताला लगा कर आई थी और नीचे उतर रही थी। सारा सामान अस्त व्यस्त करने लगे वे पहलवान। एक पहलवान सीढ़ी के ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था और चढ़ रहा था। उसने राधा अम्मा को देखा और राधा अम्मा को ऐसा धक्का दिया कि राधा अम्मा 2-3 सीढ़ियाँ फिसल कर नीचे आ गई और उनके सर पर चोट आई। अम्मा! मूर्ति दौड़ कर आया कहते हुए, ओ हेलो काले पहलवानों, निकलो मेरे घर से, नहीं तो अभी के अभी मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। अभी के अभी निकलो तुम लोग यहाँ से, तुम सबको जेल में सड़ाऊँगा और कोई कार्तिकेय और कोई देवदासी नहीं है यहाँ पर। राधा अम्मा वही सर पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ गई। मूर्ति झट से फर्स्ट एड किट लेकर आया। उसने राधा अम्मा के सर पर मरहम पट्टी की। तब तक उन पहलवानों ने सारा घर छान मारा और घर का सारा सामान तितर बितर कर दिया। स्टोर रूम में बंद हुए कार्तिकेय और लक्ष्मी की धड़कनें तेज हो रही थी। कलेजा मुंह को आ रहा था। उन पहलवानों को आखिर दोनों मिले ही नहीं, पर उन्हें पता तो था कि दाल में कुछ काला है। अनंतनाग सेठ ने कहकर भेजा था, जब तक वो नहीं मिलते तब तक गांव मत लौटना। तभी एक मोटे पहलवान ने चाकू को राधा अम्मा की गर्दन पर रखकर धमकी दी, अबे सुन शहरी बाबू, यदि वो दोनों हमें नहीं मिले तो इस बुढ़िया का गला काट दूंगा। हम लोग फिर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं उन दोनों को। ये कहकर पहलवान वहाँ से सारे निकल जाते हैं। वह पहलवान आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए और पीछे सारा मलबा छोड़ गए थे। राधा अम्मा और मूर्ति अभी भी सदमे में थे। ये तो होना ही था। इन दोनों को पता ही था अपने दोस्त की मदद करने की कीमत इन दोनों माँ बेटा को चुकानी ही थी, पर इन सब का सामना करने के लिए दोनों तैयार थे। लक्ष्मी और कार्तिकेय की मदद के लिए तैयार थे। मूर्ति दौड़कर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। मूर्ति, जाओ बेटा, जल्दी जल्दी स्टोर रूम का ताला खोल दो। स्टोर रूम पूरी तरह से बंद है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। राधा अम्मा चिंतित होकर बोली थी। हाँ अम्मा, अभी जाता हूँ। दौड़कर मूर्ति स्टोर रूम की तरफ गया। ऊपर ताला खोलते ही दोनों बाहर आए। पसीने से लथपथ हो गए थे दोनों। कार्तिकेय आकर मूर्ति के गले से लिपट गया। वहीं लक्ष्मी भी थोड़ी भयभीत जान पड़ रही थी। तीनों नीचे आए। राधा अम्मा के सर पर पट्टी देखकर कार्तिकेय बोल पड़ा, मौसी, ये आपको क्या हुआ? वही लक्ष्मी दौड़ी चली आई थी। राधा अम्मा, आपके सर पर चोट कैसे आई? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम लोग ऐसे मत डरो, ये तो मामूली सी चोट है। वो निकम्मे पहलवानों की वजह से लग गई। देवदासी चैप्टर 16। राधा अम्मा के सर पर चोट लगने की वजह से कार्तिकेय और लक्ष्मी दोनों घबरा जाते हैं। लक्ष्मी राधा अम्मा के पैरों के पास बैठ जाती है और रोने लग जाती है। बहुत ही भावुक हो जाती है वो। राधा अम्मा, मूर्ति जी और कार्तिकेय जी, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप सभी लोग मेरे अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ, पर मैं इतनी स्वार्थी भी नहीं हो सकती कि अपने लिए इतने लोगों की जान को दांव पर रख दूँ। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे फिर से मेरे गांव छोड़ आइए। कार्तिकेय जी, अब तक आपने मेरा जो साथ दिया है, उसका ऋण तो मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगी।
मैं अपनी नज़रों के सामने आप सबका नुकसान नहीं देख सकती। मुझे इस जंजाल से छुड़ाना बहुत कठिन है। मैं ठीक हूँ उसी देवदासी की ज़िंदगी में, और जो मेरे साथ घटित होने वाला है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ कार्तिकेय जी। जहाँ मेरे अपने मुझे मदद नहीं कर पाए, वहाँ परायों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इसके लिए। तभी कार्तिकेय बोल पड़ा, तुम ऐसा क्यों कहती हो लक्ष्मी? क्या अब भी हम तुम्हारे लिए पराए हैं? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर बार गांव छोड़ दिया, तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देने के लिए। अब मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता लक्ष्मी, चाहे हमारा रिश्ता हो या ना हो। पर मानवता के उस रिश्ते को तुम झुठला नहीं सकती। अब इस लड़ाई में हम 50% तक पहुंच चुके हैं, बाकी 50% भी जीत लेंगे साथ मिलकर। अपने इस यथार्थ की आँच से डर कर बाकी देवदासियों के सपनों को मत झुलसाओ लक्ष्मी। यदि इस लड़ाई में हम जीत गए तो ऐसी कितनी ही अनगिनत देवदासियां तुम्हारा आभार मानेगी जन्म जन्मांतर के लिए लक्ष्मी, सोचो ज़रा। तभी राधा अम्मा कहती हैं, बेटा लक्ष्मी, सफ़र में यदि कोई मुश्किल आ जाए तो मुश्किलों से डरकर हम मंजिल का सपना देखना तो नहीं छोड़ सकते ना। और ये तुम्हारी हिम्मत ही थी ना कि तुमने अनंतनाग के सामने बगावत की थी, तभी तो कार्तिकेय तुम्हें बचाने आया। अब तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकती बेटा। तभी मूर्ति भी बोल पड़ता है, हाँ लक्ष्मी, और तुम्हारे लिए यहाँ एक अच्छा सा हैंडसम सा और बड़ा ही तेज़ तर्रार वकील है, और मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो। तुम्हारे इस केस को मैं अंजाम तक लाकर ही रहूँगा लक्ष्मी। एक भाई का अपनी बहन से वादा है लक्ष्मी। अपनी किस्मत खुद तुम अपने हाथ से लिखोगी, ना कि दूसरे लोग तुम्हारी किस्मत लिखेंगे। खुद पर भरोसा रखो और हम पर भी लक्ष्मी। सभी की बातें सुनकर लक्ष्मी इतनी गदगद हो जाती है कि राधा अम्मा की गोद में सर रखकर सुकून की सांस लेती है। बड़ी नसीबों वाली हूँ मैं, जो आप सब लोग मेरे जीवन में आए। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस गांव से, घर से निकलकर, या उस मंदिर की काल कोठरी से कभी निकल पाऊंगी, और इस शहर में आप जैसे देवताओं के बीच में इस तरह से यहाँ रहूंगी। लक्ष्मी बड़ी भावुक हो गई थी। राधा अम्मा लक्ष्मी के सर को सहला रही थी बड़ी ही प्यार से। उनकी भी आंखें डबडबा गई थी। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने आंसू फिर से उन्हीं पलकों में छुपा लिए। काफ़ी देर तक लक्ष्मी इसी तरह राधा अम्मा की गोद में सुकून भरी सांस ले रही थी। चलो लक्ष्मी बेटा, अब चलकर सो जाओ, बहुत रात भी हो चुकी है। कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई आशा की किरण लाएगा। तभी मूर्ति भी अपने नटखट अंदाज में आ जाता है, हाँ भाई लक्ष्मी, चलो जल्दी जल्दी सो जाओ, और हमें भी सोने दो, वरना ये अम्मा तो अभी से नाश्ता और कॉफ़ी पिला देंगी हम लोगों को। सभी कार्तिकेय मूर्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या भाई मूर्ति, तू भी बहुत ही बकवास जोक मारता है यार। और मूर्ति हंसते हुए अपने कंधे उचका देता है और सभी हंसते हुए उठकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह होने पर जब राधा अम्मा रसोई घर के लिए आती है तो वहाँ पहले से ही नहा धोकर तैयार लक्ष्मी को खड़ा पाती हैं। राधा अम्मा बड़ी अचरज में पड़ जाती हैं लक्ष्मी के इस नए अवतार को देखकर। अरे राधा अम्मा, आप जग गई? चलिए बैठिए, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कड़क फ़िल्टर कॉफ़ी। राधा अम्मा ने बैठकर कॉफ़ी कप हाथ में लिया और अवाक लक्ष्मी को निहार रही थी और लक्ष्मी की बातें सुनती जा रही थी। और आप नाश्ते की चिंता बिल्कुल मत करिए। मैंने सुबह जल्दी उठकर बीसी बेले भात यानी कि वेजिटेबल राइस बना दिया है, और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाई है। आवाज़ में नरमी लाकर कहती है, ये भात मेरी अम्मा बनाया करती थी। मैंने सोचा आप कुछ देर आराम करें, इसके पहले मैं सारा रसोई घर का काम कर लूँ, जिससे आपको मेरी थोड़ी मदद हो जाए। और हाँ राधा अम्मा, आज मैंने आपसे बिना पूछे मुर्गन भगवान की पूजा भी कर दी। आप नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे? निशब्द सी राधा अम्मा लक्ष्मी की तरफ देख रही थी और मंद मंद स्मित किया। लक्ष्मी, तुमने हम लोगों को इस घर को अपना माना, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तुम जो चाहे इस घर में कर सकती हो बच्ची। इसके लिए तुम्हें मेरी इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे अपना ही घर समझो मेरी बच्ची। बस तो राधा अम्मा, आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगी।
कुछ दिन आप आराम करेंगी। आपके सर पर चोट जो आई है, घर के सारे काम मैं देख लूँगी, आप सिर्फ आराम करिए। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारे रूप में मुर्गन ने मुझे अपनी बेटी दे दी है, तो इसका आनंद तो मैं उठाऊंगी ना। अभी तक ये दोनों आए नहीं नाश्ते की टेबल पर। तभी कुछ मिनटों बाद कार्तिकेय और मूर्ति नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करने आते हैं। चलो अम्मा, जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो, बड़ी भूख लगी है। तभी रसोई घर से लक्ष्मी नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। हाँ मूर्ति भैया, आप बैठिए तो सही, मैं अभी परोसती हूँ आपको। मूर्ति भी बड़ी अचरज के साथ लक्ष्मी को देख रहा था। नाश्ता करते करते लक्ष्मी की तरफ इशारा करते अपनी अम्मा से कहने लगा, अम्मा, ये सूरज आज कौन सी दिशा में उगा है? और मूर्ति और कार्तिकेय दोनों हंसने लग गए। जब देखो तब मजाक करता रहता है। ये नहीं होता कि लक्ष्मी की थोड़ी सी तारीफ ही कर दे। बेचारी ने आज सुबह जल्दी उठकर सब कुछ बनाया है। मुझे तो आज रसोई घर में घुसने ही नहीं दिया उसने। और तो और आज लक्ष्मी ने पूजा भी की। अरे वाह अम्मा, आपको तो बैठे बिठाए ही बेटी फ्री में मिल गई। फिर से कार्तिकेय मूर्ति हंसने लग गए। तभी कार्तिकेय कहता है, वैसे लक्ष्मी मानना पड़ेगा, आज का नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनाया है तुमने। ये शायद बिसी बेले भात है ना? कार्तिकेय ने पूछा। जी कार्तिकेय जी, मेरी अम्मा बनाया करती थी, सोचा आज आप लोगों के लिए भी बना दूं। तभी मूर्ति खाता जा रहा था और बोलता जा रहा था, सच में लक्ष्मी बहुत लाजवाब नाश्ता बनाया आज तुमने। चलो आओ, तुम भी बैठ जाओ नाश्ता करने के लिए। जी मूर्ति भैया, अभी आई। लक्ष्मी साथ में कॉफ़ी के कप लेकर आती है और चारों मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मूर्ति और कार्तिकेय कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही दोनों गेट के बाहर निकलते हैं, वैसे ही दूर से हवाओं को चीरती हुई गोली आकर कार्तिकेय के सर में लगती है। कार्तिकेय की आह निकलती है। वहीं निढाल होकर ज़मीन पर खून से लथपथ गिर जाता है। मूर्ति अपने हाथ से बैग फेंककर चिल्लाने लग जाता है, कार्तिकेय, कार्तिकेय, क्या हुआ? कार्तिकेय! कार्तिकेय को जोर जोर से हिलाता है। गोली लगने की वजह से कार्तिकेय वहीं बेहोश हो जाता है। मूर्ति की आवाज़ सुनकर राधा, अम्मा और लक्ष्मी दौड़कर बाहर आते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अम्मा देखो ना, कार्तिकेय को किसी ने गोली मारी। कार्तिकेय जी, क्या हुआ आपको? कार्तिकेय जी! लक्ष्मी जोर जोर से रोने लग जाती है। कार्तिकेय के शर्ट को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। कार्तिकेय से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। खून बहने की वजह से लक्ष्मी के हाथों पर भी खून लग जाता है। खून भरे हाथों को देखकर लक्ष्मी ठिठक जाती है। भैया, कुछ तो करो भैया, कार्तिकेय जी को क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस अचानक हुए हमले से मूर्ति भी बदहवास सा हो गया था। वो तुरंत सिटी अस्पताल फ़ोन कर एम्बुलेंस बुलाता है। कुछ क्षणों में एम्बुलेंस का सायरन बजते हुए भीड़ को चीरती हुई उनके गेट पर आकर खड़ी होती है। 2 वार्ड बॉय तेज़ी से एम्बुलेंस से स्ट्रेचर के साथ उतरते हैं। कार्तिकेय को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में सुलाते हैं। कार्तिकेय अब भी बेसुध अवस्था में था। लक्ष्मी लगातार रोए जा रही थी। राधा अम्मा उसे चुप करा रही थी। मूर्ति एम्बुलेंस में ही बैठ जाता है। लक्ष्मी, तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ अस्पताल। नहीं भैया, मैं अभी आपके साथ चलूँगी। लक्ष्मी, जिद मत करो, तुम यहीं पर रुको, मैं हूँ ना कार्तिकेय के साथ। नहीं भैया, आप चाहे मुझे मार लो, पर मैं कार्तिकेय जी के साथ चलूँगी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी जिद कर रही थी। ले जाओ मूर्ति लक्ष्मी को भी साथ, वरना घर में बैठकर सारा वक्त रोती रहेगी। इससे बेहतर है तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। ठीक है अम्मा, चलो चलो जल्दी आओ। लक्ष्मी झट से एम्बुलेंस में कार्तिकेय के पास बैठ जाती है। उसकी आंसुओं की धार आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते हैं और सायरन बजाते हवा की रफ्तार से निकल जाती है। राधा अम्मा घर के पूजा घर में जाकर प्रार्थना करती है, हे वेल मुर्गन, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आखिरकार कार्तिकेय को किसने गोली मारी और आगे चलकर कार्तिकेय और लक्ष्मी के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहें मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।